हेलो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंट इंडस साइट हड़प्पा। तो आज हम हड़प्पा के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लासेस में जैसे हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियोस में हमने मोहनजोदाड़ो को डिस्कस किया था। उसमें जो इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, जो डिस्कवरीज मिली हैं पर्टिकुलरली सिटाडल्स के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था मोहनजोदाड़ो में लास्ट क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हड़प्पा। तो स्टूडेंट्स, ये हड़प्पा है क्या एक्चुअली? दैट इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस है जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के अंदर आज के टाइम में है। और सबसे पहले इन 1826 चार्ल्स मेशन नाम का एक ब्रिटिश सिटीज़न थे। चार्ल्स मेशन उनका नाम था और उन्होंने इस साइट को सबसे पहले विज़िट किया 1826 में। और वहाँ पर जाके उन्होंने एक माउंड देखा। माउंड मतलब एक टीला पर, ऊंचा टीला देखा उन्होंने, जो एक ऊंची जगह पर बना हुआ था। इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हिल है, हिली एरिया है। यहाँ से टेपरिंग इसकी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जाके टॉप है और फिर जाके ये लोअर एरिया में जा रहा है। तो उस हिल के ऊपर उन्हें एक माउंड बना हुआ दिखाई दिया था। बड़ा ऊंचा टीला टाइप बिल्डिंग बनी हुई थी। और वो था उसको उस टाइम चार्ल्स मेशन ने समझा कि ये बिल्डिंग अलेक्जेंडर सिकंदर के टाइम के आसपास की होगी। तो एक तो उन्होंने विजिट किया। उसके बाद मेजर जनरल अलेक्जेंडर क्यूनिंगम, वो एक इसमें इंजीनियर थे। एकेडमिकली ही वॉज एन इंजीनियर एंड वो आर्मी के अंदर थे, ब्रिटिश आर्मी में वो जॉब सर्विस करते थे। उनका नाम था मेजर जनरल अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। उन्होंने इस हड़प्पा को, और ये जो हड़प्पा उस जगह का नाम था जो चार्ल्स मेशन ने पहले विजिट किया था, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? हड़प्पा उस जगह को बोला जाता है, जो कि वेस्ट पंजाब में आज के पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। तो ये 1826 के बाद व्हेन इंडिया वाज बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिश पीपल एंड 1947 में इंडिया जब आज़ाद हुआ, तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया कि आज वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है वो जगह जो चार्ल्स मेशन ने विजिट की। उसके बाद जनरल अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने जब इसको विजिट किया तो उन्होंने 1853 में विजिट किया इसको, 1856 में विजिट किया और 1872-73 में भी इसको इन्होंने विजिट किया जनरल अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने। और उन्होंने वहाँ से जो फाइंडिंग्स ली, उसमें उन फाइंडिंग्स को उन्होंने फिर पब्लिश करवाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। और उन्होंने उसमें यूनिकॉर्न, जो एक इम्पॉर्टेंट माइथोलॉजिकल एनिमल है हड़प्पा का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसका उन्होंने जिक्र भी किया। यूनिकॉर्न को उन्होंने डिस्कस किया, जिसको माइथोलॉजिकल एनिमल है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और चार्ल्स मेशन ने 1826 में इसको विजिट किया। तो 1826 में विजिट हुआ ये। उसके बाद 53, 56, 72 और 73 में दो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको विजिट किया। फर्स्ट वॉज चार्ल्स मेशन एंड सेकेंड वॉज अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। तो क्यूनिंगम वैसे तो इंजीनियर थे, आर्मी में इंजीनियर थे वो, लेकिन उनका इंटरेस्ट बाद में जाके इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने में, समझने में और आर्कियोलॉजी में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया। दैट्स वाई उन्होंने इस एरिया को विजिट किया और यहाँ से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी उन्होंने डिस्कवर की। और उनको उसके बाद उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उनको पब्लिश भी करवाया। उसके बाद JF डेल्स ने 1912 में इस एरिया को और स्टडी किया। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी एक मैगजीन निकलती थी, उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जो हड़प्पा की फाइंडिंग्स थी। तो हड़प्पा में अब तक हम लोगों ने देखा कि तीन लोगों ने बेसिकली इंटरेस्ट लिया। चार्ल्स मेशन ने लिया, अलेक्जेंडर क्यूनिंगम ने लिया और उसके बाद JF डेल्स ने लिया 1912 में। लेकिन ये तीनों ही लोग, हड़प्पा की जो मेन इंपॉर्टेंस थी, जिसने इंडिया की सिचुएशन को या इंडिया की पोजीशन को वर्ल्ड सिनेरियो में बहुत टॉप पर ले आए, वो ये तीनों लोग नहीं पहचान पाए हड़प्पा की एग्जैक्ट उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके साथ साथ 1853 में रेलवे ट्रैक बन रहा था कराची से लाहौर को जोड़ने के लिए, ब्रिटिश पीपल के टाइम में। तो वो ट्रेन्स बना रहे थे, तो वहाँ पे जो मजदूर, जो लेबरर वर्क कर रहे थे, तो उनको ट्रैक बनाते हुए ईंटें मिली। और वो ईंटें कुछ सैकड़ों ईंटें नहीं थी, वो हज़ारों में ईंटें मिली उन्हें। और वो यूनिफॉर्म ईंटें थी और वो भी उनकी इंपॉर्टेंस नहीं पहचान पाए उस टाइम। और उन्होंने उन ईंटों को ट्रैक बनाने में ही यूज़ भी कर लिया, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा वो म्यूज़ियम में रखने की चीज़ें थी। हमारा हेरिटेज, हमारी कल्चर्स को बिलोंग कर रहा था कि हमारा 5000 साल पुराना कल्चर, जिसने हड़प्पा को या इंडियन कल्चर को मेसोपोटामियन, इजिप्टियन और चाइनीज सिविलाइजेशन के इक्विवेलेंट ला के खड़ा कर दिया था। तो वो इतनी इंपॉर्टेंट जो ब्रिक्स मिली हैं थाउजेंड्स में, वो भी उन्होंने ट्रैक में लगा दी। तो 1912 तक, 1826 से लेकर 1912 तक हड़प्पा के बारे की जो असली इंपॉर्टेंस है वो पता नहीं चल पाई। तो इसका जो क्रेडिट है, द एग्जैक्ट क्रेडिट,
ऑफ दिस गोज टू आवर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हुज नेम वॉज दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने 1921 में और दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा को खोजा under the directorship of John Marshall, who was the Director General that particular time of archaeology. एंड 1922 में आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर कर लिया। तो ये हड़प्पा का तो मोहनजोदाड़ो का तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी थी। कॉलेजिएट बिल्डिंग क्या है, ग्रेनरी क्या है, ग्रेट बाथ क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर हड़प्पा को जो डिस्कवर किया सबसे पहले, वो उनका नाम आता है दयाराम साहनी। अब इसके बाद इस हड़प्पा के नाम पर ही वाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले इस सिविलाइजेशन का पता हड़प्पा में चला, तो इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वाई डोंट वी कॉल इट मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन, छानूदारो सिविलाइजेशन, लोथल सिविलाइजेशन, कालीबंगन सिविलाइजेशन? वाई वी कॉल इट इंडस वैली सिविलाइजेशन ओनली? बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसको इसलिए बोला जाता है कि ये जो साइट्स थी ये सिंधु नदी के किनारे बनी हुई है, जो सिविलाइजेशन मिली, तो दैट्स व्हाट इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसका एरिया बहुत लंबा है। एरिया इसका ईस्ट में आलमगीरपुर, मेरठ, वेस्टर्न यूपी में एक जगह है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आलमगीरपुर एक विलेज है, तो वहाँ से इसकी बिलोंगिंग्स मिलनी शुरू हुई और सुतका जेंडोर पाकिस्तान ईरान बॉर्डर तक इसका एरिया चला गया। और ये एरिया है करीब 1600 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ टू साउथ है करीब 1100 किलोमीटर मांडा जम्मू कश्मीर में और दामियाबाद महाराष्ट्र साउथ में। तो ये ट्रायंगुलर एरिया, इतना बड़ा एरिया था, दैट होल एरिया वाज नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया। द पॉइंट इज दैट वाई दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन एरिया इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसे मैंने बोला कि मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन हम क्यों नहीं बोलते, कालीबंगन क्यों नहीं बोलते, छानूदारो क्यों नहीं बोलते, राखीगढ़ी क्यों नहीं बोलते, बनवाली क्यों नहीं बोलते, लोथल क्यों नहीं बोलते, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जैसे हड़प्पा साइट है, तो हड़प्पा को ही क्यों हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, या हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये सिविलाइजेशन सबसे पहले हड़प्पा में मिली, बस ये इसकी एक वजह है कि जिस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। अगर इसकी खोज जैसे आर.डी. बनर्जी डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो इन 1922, तो 1922 के बाद अगर हड़प्पा डिस्कवर होता, मतलब अगर मोहनजोदाड़ो पहले डिस्कवर हो जाता तो मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन बोल दिया जाता इसको। कालीबंगन पहले डिस्कवर होता राजस्थान का, तो उसको कालीबंगन सिविलाइजेशन बोल देते। तो दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड एट हड़प्पा, दैट्स वाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंड इन 1930s में इसमें के.एन. दीक्षित ने भी इसके ऊपर वर्क किया, 1946 में मोर्टाइमर व्हीलर ने इसको एक्सकेवेट किया। और हड़प्पा की भी हमें डिफरेंट लेयर्स मिली हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो की 7 लेयर्स मिली थी हमें। फर्स्ट लेयर जो थी वो 3250 BC की है, और लास्ट में अगर हम उसको माने कि मोहनजोदाड़ो वॉज ऑफ 1000 ईयर्स उसका एग्जिस्टेंस था, तो 3250 से 2250 तक उसकी 7 लेयर्स मिली हैं, 1 लेयर 2 लेयर, क्योंकि वो बार बार जो था उसके अंदर एक्सकेवेस में फ्लड आने से वो डिस्ट्रॉय होता था, फिर बिल्ड और रीबिल्ड होता था। तो इसी तरह से हड़प्पा की भी हमें डिफरेंट लेयर्स मिली हैं हड़प्पा की भी। और इसका जो पूरा एरिया था दैट वाज अराउंड 5 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में ये एरिया फैला हुआ है। ये लोग भी ग्रिड सिस्टम फॉलो करते थे, जिसमें रोड्स जो थी राइट एंगल पर एक दूसरे को काटती थी। और इसमें अब इसके बाद हम इस हड़प्पा को ग्राफ के डायग्राम के फॉर्म में पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया था कि जितनी भी हड़प्पन साइट्स मिली हैं हमें, उसमें साइट्स का मतलब एक पर्टिकुलर सिटी हो गया, हड़प्पन सिटी, मोहनजोदाड़ो सिटी, कालीबंगन सिटी। तो ये जो सिटीज़ होती थी ये 2 माउंट्स पर बनी होती थी। एक अपर पार्ट होता था जिसको सिटाडेल बोलते थे, जहाँ पर एरिस्टोक्रेटिक पीपल ऑफ द सोसाइटी यूज्ड टू लिव, एंड द लोअर पार्ट वाज नोन एज द जो निचला पार्ट होता था वो कॉमन पीपल्स के लिए होता था। तो हड़प्पा में भी इसी तरह से है। दिस एरिया इज द सिटाडेल एरिया एंड दिस एरिया वाज द लोअर टाउन एरिया। तो अब इस सिटाडेल एरिया को पहले हम समझ लें कि सिटाडेल एरिया क्या था, किस तरह का था। तो पहले तो सिटाडेल एरिया को जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मोर्टाइमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट, ये 2 आर्कियोलॉजिस्ट थे यूके से, इनका ये मानना था कि अपर टाउन जो था वो ज़मीन से कॉमन लेवल से, जनरल जो ज़मीन का लेवल होता है उससे ऊपर उठा के क्यों बनाते थे? क्योंकि एक तो इन्हें फ्लड का खतरा होता था कि फ्लड आ सकता है, दूसरा फ्लड मतलब बाढ़ आ सकती है, और दूसरा फॉरेन अटैकर्स, इनके ऊपर कुछ अटैक्स भी हो सकते हैं, तो उनसे अपने डिफेंस के लिए। और जब हमने देखा था कि मेसोपोटामियन पीपल जो थे वो ऑफेंसिव नेचर के थे, और जो आईवीसी के जो पीपल थे वो डिफेंसिव नेचर के थे, तो अपने आप को बचाने के लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द फ्लड्स एज वेल एज फ्रॉम द फॉरेन अटैक्स,
उनका जो इम्पोर्टेंट एरिया जो था वो उसको प्लेटफॉर्म पर बना लेते थे, थोड़ा उस एरिया को जैसे उसके ऊपर वो सिटाडल बनाते थे। सिटाडल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, सिटाडल का जो प्लेटफॉर्म था वो अराउंड 7 मीटर हाइट था, 7 मीटर करीब 21-22 फुट जमीन से ऊंचा पहले वो एक प्लेटफॉर्म बनाते थे। अब उसके ऊपर वो अपना सिटाडल बनाते थे। अब उस सिटाडल की एक डिफेंसिव वॉल भी होती थी, डिफेंसिव वॉल जो उसको पूरी तीनों तरफ से कवर करती थी, डिफेंसिव वॉल होती थी। जैसे ये सिटाडल है तो इसकी जो वॉल है वो ब्रिक्स की बनी हुई हैं, और 2 तरह की ब्रिक्स उन्होंने यूज़ की हैं। जो इनर वॉल है उसके अंदर तो कच्ची मिट्टी की ईंटें बनी हुई हैं। जो इनर वॉल है उसके अंदर जो ब्रिक्स हैं वो मड ब्रिक्स की हैं इनर वॉल के अंदर। अब आउटर वॉल जो है, आउटर वॉल के अंदर किल्न ब्रिक्स हैं। किल्न ब्रिक्स मतलब जो फर्नेस के अंदर और भट्टों के अंदर पकाकर जो ईंट बनाई जाती है, मजबूत ईंटें जो बनाई जाती हैं, वो आउटर वॉल्स की हैं। तो आउटर वॉल किल्न ब्रिक्स बेस ऑफ आउटर वॉल, तो आउटर वॉल जो बनी हुई थी वो किल्न ब्रिक्स की थी, मजबूत ईंटों की, और इनर वॉल जो थी वो मिट्टी की ईंटों की बनी हुई थी। अब जो आउटर वॉल है उसका जो बेस था वो 13 मीटर चौड़ा था। 13 मीटर मतलब करीब 39-40 फिट के करीब, इतनी चौड़ी वो उन्होंने पहले दीवार बनाई है। उसके 13 मीटर और उसके बाद ऊपर जाके वो टेपर हो रही है। 13 मीटर है नीचे और ऊपर जाके वो टेपर हो रही है, 13 मीटर से 12 मीटर, 11 मीटर, 10, 9, 8, इस तरह से वो एक्स्ट्रा उसको थोड़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा मिल गई है। तो आउटर वॉल जो थी उनकी वो 13 मीटर हाइट एंड देन टेपर लेस देन, ऊपर जाके वो टेपर होती चली जा रही है समवेयर। और उसकी जो हाइट है वो कहीं कहीं 15 मीटर तक हाइट गई हुई है, जिससे कि जो उनका जो सिटाडल था उसको एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिल सके, एक डिफेंसिव वॉल उन्होंने बना दिया यहाँ पर। तो ये तो था इनका सिटाडल की जो बाहर की जो डिफेंसिव वॉल थी। अब उसके बाद सिटाडल का जो एरिया था, एरिया ऑफ द सिटाडल वॉज 460 यार्ड, 460 गज लंबा सिटाडल का एरिया था। उसके साथ साथ 215 उसकी चौड़ाई थी, 215 ब्रेड थी, और हाइट जो थी सिटाडल की वो 45 से 50 मीटर तक की उसकी हाइट थी। तो ये सिटाडल उन्होंने जो सिटाडल जो बनाया उसके चारों, ये सिटाडल का एक मेजरमेंट था। अब एक्सकेवेशंस जो थी, एक्सकेवेशंस हड़प्पा में कम हुई हैं। खुदाई जो है, बीबी लाल जो एक इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका भी ये मानना है कि हड़प्पा के अंदर जो मेन पार्ट है सिटाडल का उसके अंदर भी कम खुदाई एक्सकेवेशंस हुआ है, और जो लोअर पार्ट है वहाँ पर भी कम एक्सकेवेशंस हुआ है। और इसकी जो मेन जैसे ग्रेनरीज हैं, तो हड़प्पा की जो ग्रेनरी है वो सिटाडल के बाहर मिली है, और मोहनजोदाड़ो की जो ग्रेनरी थी वो सिटाडल के अंदर मिली है। तो यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं हड़प्पा में, वो सबसे पहले तो एक ग्रेनरी मिली है हमें जो 45 बाई 45 मीटर की है ग्रेनरी, और वो ग्रेनरी मतलब जहाँ पर वो अपना अनाज क्रॉप प्रोडक्शन रखा करते थे। और ये जो डॉट्स हैं ये रावी नदी है, तो रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा बसा हुआ था, और नदी के पास ही ग्रेनरी उन्होंने बनाई हुई थी। तो एक ग्रेनरी, जो पूरी ग्रेनरी का जो साइज़ है 45 बाई 45 मीटर है। अब वो जो पार्ट उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और हर पार्ट के अंदर 6 ग्रेनरी हैं 15 बाई 6 मीटर की। तो दो रो हो गई, एक रो में 6 ग्रेनरी और दूसरी रो में भी 6 ग्रेनरी, जिनके अंदर वो अपना अनाज भंडार वगैरह रखते थे, और उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन भी होता था। तो ये तो ग्रेनरीज मिली जो सिटाडल के बाहर हैं। दूसरा, उन ग्रेनरीज के पास ही सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स मिले हैं। तो अनाज वो लाते थे बाय द रिवर रावी से आया, और इजीली इसीलिए ग्रेनरीज को नदी के पास बनाया गया है कि इजीली वो वहाँ से उसको लोड कर देंगे, नज़दीक ग्रेनरीज में लोड कर देंगे। उसके बाद उसकी थ्रेशिंग की जाती थी। उनमें से अनाज निकालते कैसे थे, उसके लिए सर्कुलर प्लेटफॉर्म्स थे। यहाँ पर खड़े होकर वो अनाज को डिफरेंट तरीके से अनाज की, जैसे विनोइंग होता है। विनोइंग क्या होता है कि जब हवा चलती है तो अनाज को इस तरह से लेकर किसी चीज़ में उसको हिलाया जाता है, तो नीचे जब अनाज गिरता है तो उसके दाने नीचे गिरते जाते हैं, उसके साथ जो उसकी वेस्ट होती है वो हवा में उड़ जाती है। और थ्रेशिंग प्रोसेस होता है, तो डिफरेंट प्रोसेस से वो अनाज को, ग्रेन्स को क्रॉप्स में से अलग करते थे बाय दिस सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स। उसके साथ साथ यहाँ पर वर्कमैन क्वार्टर भी मिले हैं। वर्कमैन क्वार्टर्स जो हैं इनके, वो 2 रोज में मिले हैं, ईस्ट टू वेस्ट मिले हैं, और अराउंड वो उनका जो टोटल एरिया है वो 17 बाई 7 मीटर का एरिया उन्होंने कवर किया है। और उसके अंदर जो वर्कमैन क्वार्टर हैं वो जनरली 2-2 रूम के कमरे के मकान बने हुए मिले हुए, अपार्टमेंट्स मिले हैं। दैट वाज द वर्कमैन क्वार्टर। और सर्कुलर प्लेटफॉर्म पर वो लोग थ्रेशिंग, ग्रिंडिंग और विनोइंग वगैरह से क्रॉप से ग्रेन्स को अलग करते थे, और यहाँ पर वो अपने ग्रेन्स को स्टोर करते थे। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट
बिल्डिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पा। तो रावी रिवर पे लेफ्ट कॉर्नर पे ग्रेनरी थी, 6 ग्रेनरीज हैं और एक रो में है और 2 रोज हैं उसकी। उसके साथ साथ ये पॉइंट आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है। उसके बाद था हमारा लोअर एरिया। लोअर टाउन जो था वो भी बहुत रेयरली एक्सकेवेट हुआ है, उसमें एक्सकेवेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं, कम एक्सकेवेशंस मिले हैं और यहाँ पर हमें सिमेट्रीज मिली हैं। सिमेट्रीज का मतलब था कि वो किस तरह से अपने जो उनकी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस थी, फ्रैक्शनल है, ब्यूरियल है, क्रीमिएशन है और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट और फ्रैक्शनल ब्यूरियल भी होता था, तो वो किस तरह से अपनी डेड बॉडीज को किस तरह से डिस्पोज करते थे। दैट वाज द सिमेट्री HR एरिया, सिमेट्री R37। तो HR का एरिया, हरगिविस वाज एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट। तो उन्होंने ये जो एरियाज आपको मिल रहे हैं इंडस साइट्स के अंदर, आइदर द DK एरिया और द KN एरिया और द HR एरिया, तो ये एरियाज उन पर्टिकुलर आर्कियोलॉजिस्ट से बिलोंग करते हैं जहाँ पर उन्होंने एक्सकेवेशन किया। तो सिमेट्रीज इनकी यहाँ पर मिल रही है HR एरिया में और R37 एरिया में सिमेट्रीज मिली हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिटाडेल क्या था, उसकी डायमेंशंस क्या थी, किस तरह से वो डिफेंसिव वॉल से कवर होता था, प्लेटफॉर्म क्या था, ग्रेनरी क्या थी, उसके बाद सर्कुलर पाथ, सर्कुलर प्लेटफॉर्म किस लिए यूज़ होता था, वर्कमैन क्वार्टर्स क्या थे, ग्रेनरीज क्या थी, और यहाँ का जो एरिया था, जो सॉइल थी, दैट वाज एलुवियल सॉइल मेड इट मोर फर्टाइल। तो ये तो वी नो दैट द एरिया दैट इज नियर टू द why these 4 civilization, either the Egyptian civilization, Chinese civilization, Mesopotamian civilization or Indus Valley civilization, they emerged at the bank of the rivers because the area which is near to the river is always more fertile। हम उसमें अगर एक दाना क्रॉप पर डालते हैं तो वो हमें थाउजेंड्स दाने या ग्रेन भी प्रोवाइड करा सकता है बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी। तो इसका जो इंडस वैली का जो हड़प्पा का जो एरिया था, वहाँ की जो सॉइल थी, दैट वाज द एलुवियल सॉइल and made it more fertile area। So these were the important points about the हड़प्पन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा उसमें हम लोग हड़प्पा के डिफरेंट आर्ट को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें इसकी सील्स, पोट्री क्या थी। तो वो कंप्लीट वीडियो हड़प्पा पर नहीं होगा, वो कंप्लीट वीडियो होगा इंडस वैली के ऊपर, जिसमें हम हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगन, जहाँ जहाँ से हमें जो जो डिस्कवरी हुई है आर्ट के अंदर, जिसमें चाहे वो टेराकोटास की बनी हुई हों, सील्स हों, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो थी हमारी वो हड़प्पा के लिए थी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं डेली बेसिस पर आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।